हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 12th क्लास के NCERT में हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर की शुरुआत किया है और इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जाना है। और अब हम चलते हैं, इससे रिलेटेड मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। अब हम देखेंगे, हम लोगों ने कल जहाँ तक देखा था मोहनजोदड़ो के जो नगर दुर्ग थे या फिर निचला शहर था उनके बारे में। आज हम लोग को देखना है नालों का निर्माण। तो कल हमने यहाँ तक देख लिया था कि हड़प्पा के दुर्दशा के क्या क्या कारण हैं और वहाँ हड़प्पा में कैसे जब इस पहले स्थल की खुदाई शुरू हुई थी तो बहुत सारे ईंटों को रेल की पटरियों में बिछाने में इस्तेमाल कर दिया गया था। और इसका जो उल्लेख जो करते हैं जो पहले सर्वेयर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, वो। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग हड़प्पा सभ्यता में नालों को पढ़ते हैं कि आखिर में उस समय की नाले की पद्धति क्या क्या थी, किन प्रकार के नालों का निर्माण किया गया था, जल निकासी की क्या क्या प्रणाली थी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। तो वही कह रहा है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में वहाँ की जो नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। नियोजित मतलब प्लान वे में जो जल निकालने की जो भी उन लोग की सुविधाएं थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो वही कह रहा है कि नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड ऐसे बोलते हैं, ग्रिड पद्धति, यानी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हो। तो ये इन लोग की ग्रिड पद्धति हुआ करती थी। तो वही कह रहा है कि आप जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है वैसे ही बात कर रहा है। कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। कह रहे कि देखिए, पहले वहाँ पर ये नहीं था कि पहले मकान बना दिए गए फिर सड़कों का या नालियों का निर्माण। पहले मान लीजिए कि ऐसे सड़क हो गया, ऐसे ही लोग सड़क बना देते थे और ऐसे मान लीजिए एक दूसरे को ये समकोण पर काट दिए। तो देखिए, पहले ये सड़क हो गया, फिर इसके साइड ये लोग मकान ऐसे बनाते थे, ठीक है। और ये देखिए, और ये कभी भी अपने घर के दरवाजे सामने सड़क की तरफ नहीं खोलते थे। ये लोग जो पीछे गली होता था उस तरफ ये लोग अपने घर के दरवाजे खोलते थे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो सके, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया जाता था। तो ये लोग पहले सड़क का निर्माण करते थे, फिर जो आवास स्थल जो जैसे घर होता था उनको बनाते थे। कह रहे कि यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार का गली सटा होना आवश्यक था। तो कह रहे कि अगर घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना होता था तो कम से कम जो घर का कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था, तभी उस घर का पानी उस नली में जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नालों के निर्माण के बारे में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में नाले कैसे होती थी, कैसे एक दूसरे को जो गलियाँ होते थे वो समकोण पर काटते थे, सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। तो ये सब दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो दुर्ग के बारे में यहाँ पर दिया है। दुर्ग मतलब होता है जैसे किला, जो महल होता है उसको दुर्ग बोला जाता है, जिनको चारों ओर से किलेबंदी कर दी जाती है। तो यहाँ पे दुर्ग के बारे में दिया है कि हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन की विविधताएं भी हैं। तो हमने कल ही देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कल देखे थे कि यहाँ पर जो ये दुर्ग था पूरब में है, पश्चिम में है लेकिन ऊंचाई पर स्थित है, और ये छोटा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बड़ा है लेकिन
निचला शहर है और इसको पूर्वी हिस्सा भी बोला जाता था। तो ये पूर्वी जो हिस्सा था वो निचला शहर था और जो पश्चिमी हिस्सा था वो दुर्ग था, जो कि ऊंचाई पर बसा हुआ था। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आगे क्या दिया है यहाँ पर कि धौलावीरा तथा लोथल, यानी लोथल जो गुजरात में पड़ता है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती जो थी वो किलेबंद थी। तो जो धौला और लोथल है ये दोनों स्थल गुजरात में पड़ते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्थल हैं, जो जैसे स्थल पूरी बस्ती ही किलाबंद थी। पूरी बस्ती का कहने का मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये दुर्ग वाला हिस्सा हो गया और ये निचला शहर हो गया। तो देखिए इसकी तो किलाबंदी होती ही थी, साथ ही साथ ये जो निचला शहर होता था इसकी भी किलेबंदी की जाती थी। और इन दोनों को मिलाकर इन चारों ओर से भी इनकी किलाबंदी की जाती थी। और जितने भी निचले शहर में छोटे छोटे हिस्से थे उनकी अलग से किलाबंदी की जाती थी। तो ये धौलावीरा और लोथल में हमको देखने को मिलता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन से दो स्थल हैं जिनके पूरी बस्ती की घेराबंदी की जाती थी। तो आप बोल सकते हैं कि धौलावीरा और लोथल। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आप यहाँ देखेंगे आगे दिया है कि लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अब देखिए लोथल में जो दुर्ग वाला हिस्सा है वो कह रहा है कि वो चारों ओर दीवार से नहीं घिरा था, बल्कि ये ऐसे ही ऊंचाई पर बना दिया गया था। तो ये दुर्ग के बारे में पूछ दिया है, जो दुर्ग वाला हिस्सा जो पश्चिम में हुआ करता था उनके बारे में। ठीक है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर गृह स्थापत्य कला के बारे में दिया है कि आखिर में हड़प्पा सभ्यता में लोग अपने मकान कैसे बना रहे हैं, उनका आवास कैसे होता था। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। कह रहे कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए जो ऊंचाई पर जो स्थित था उसको तो दुर्ग बोला जाता था। तो यहाँ निचला शहर की बात हो रही है। निचला शहर जो है वो भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है, आवासीय भवनों के। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित है। करे कि जो इनमें से बहुत सारे आवास थे जो एक आंगन पर केंद्रित हैं, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो मकान होते थे उसमें आपको आंगन भी देखने को मिलता है और आंगन के जो चारों ओर कमरे बने होते थे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, करे कि संभवतः जो आंगन होता था वो खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। आप पहले के जो मकान देखिएगा जो होते थे, आप उसमें देखेंगे कि पहले के ज़्यादातर मकान में आंगन होते ही थे। अब जो मकान बन रहे हैं उसमें लोग कम ही ऐसे लोग हैं जो घर में आंगन रख रहे हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में, जो हड़प्पा सभ्यता में जो आंगन होते थे वो एक तरह से खाना लोग बनाते थे आंगन के आसपास ही। चाहे कताई करने के लिए एक जगह इकट्ठा होना, चाहे खास तौर पर गर्मी और शुष्क मौसम में वो लोग आंगन में ही आके बैठते थे। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। करे कि यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाता था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में लोग गोपनीयता को जरूर ध्यान में रखते थे। ऐसा क्यों कह रहा है कि देखिए कि भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं पाई गई हैं। देखिए जो उस समय के हड़प्पा सभ्यता के जो भवन होते थे वो 2 मंजिला भी होते थे। तो जो भी जो नीचे तल पर जो भी कमरा होता था उसमें किसी प्रकार की कोई खिड़कियां नहीं थी, क्योंकि बाहर से कोई नहीं देख सके, इसलिए भी तो ये लोग अपने गोपनीयता और एकांतता को महत्व देते थे। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। तो देखिए क्या करे कि ये लोग मकान ऐसे बनाते थे कि डायरेक्ट बाहर से कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है और बिना मतलब अंदर जाए अंदर का अवलोकन नहीं कर सकते है कि मकान कैसे होगा, कहाँ पर कौन चीज़ें कहाँ पर हो सकती है। तो ये लोग गोपनीयता और एकांतता का ध्यान रखते थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहे कि हर घर का जो ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। तो देखिए हर घर में जो फर्श होते थे वो ईंटों के बने होते थे और उनका एक अपना स्नान घर भी होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहे कि जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क से जुड़ी हुई होती थी।
अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर ये जो हर घर के जो फर्श होते थे वो ईंटों से बने होते थे और प्रत्येक घर में उनका एक अपना स्नान घर होता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सीढ़ी दिख रहा होगा। तो ये इसमें बता रहा है कि कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं। कई आवासों में कुएं थे। अब कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए जिसमें बाहर से आया जा सकता था। अब देखिए कह रहे कि जो आवासों में कुएं बनाए गए जिसमें बाहर से लोग आ सकते थे और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों के लिए किया जाता था। अब देखिए ये जो मकान है इसमें बता रहा है कि इस मकान में ऐसे कुएं बनाए जाते थे, जैसे ये मान लिया यहाँ कुआं बना दिए गए, तो ये ऐसे बनाया जाता था जिसमें बाहर के व्यक्ति भी आकर वहाँ से जल का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे यहाँ दिया भी गया है कि राहगीरों द्वारा उन कुओं का प्रयोग किया जा सकता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि लगभग मोहनजोदड़ो में कितने कुएं के साक्ष्य मिले हैं, तो उनकी संख्या लगभग 700 थी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कह रहा है कि अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, और अभी तक खोजी गई में प्राचीनतम प्रणाली में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है कि नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है। अब देखिए नालियों के बारे में बोला गया है कि जितना भी प्राचीनतम चीज़ खोजा गया इसमें सबसे प्राचीनतम प्रणाली नालियों को यहाँ बताया जा रहा है। उनके बारे में कि जो अर्नेस्ट मैके थे वो क्या लिखते हैं कि निश्चित रूप से अब तक यह खोजी गई सर्वथा प्राचीन संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। करे कि जो आवास जहाँ से लोग रहते थे उन गलियों को नालियों से जोड़ा गया था। करे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मुख्य नाले और गारे की जमाई गई ईंटों से बने थे। क्या कर रहा है कि जो मुख्य नाले होते थे गारे में जमाई गई ईंटों से ये नाले बने होते थे। और एक मिनट, तो वही कह रहे हैं कि जो मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने होते थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया मतलब ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता है। अब देखिए जो नालियाँ बनी हैं वो गारे में जमाई गई ईंटों से बनी होती थी और उनको ऊपर से ईंटों के द्वारा ढका गया था, और जब भी नाली की सफाई करना होता था उन ईंटों को हटा दिया जाता था। आगे चलिए, कह रहे कि कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए नालियों को ढकने के लिए ईंटों का भी प्रयोग किया जा रहा है और चूना पत्थर की जो पट्टिका होती थी इनका भी प्रयोग किया जाता था। कह रहे कि घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मल कुंड में खाली होती थी। हौदी उसको बोला जाता है जो गड्ढा होता है उसको हौदी बोला जाता है। तो पहले पानी इसमें गिरता था और इसमें जो भी उसका गाद या कचरा होता था वो इस गड्ढे में जमा हो जाता था और केवल पानी ही नालियों में जा पाती थी। और जब भी उस हौदे को भर जाता था उसको फिर साफ कर लिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे नालियाँ कभी जल्दी जाम नहीं होंगी अगर उसमें ज़्यादा मतलब मिट्टी या कचरा नहीं जाएगा तो। ठीक है, तो इसलिए हौद या मलकुंड में खाली हो जाती थी। करे कि जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई। हौदियाँ मतलब कि जहाँ पे कचरा जाकर जमा हो जाए। एक पुरातत्व का एक अजूबा ही है। क्या करे कि यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे टुकड़ों के ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं। देखिए कह रहे कि यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे यानी मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि नालों की साफ सफाई के बाद कचरे को हमेशा नहीं हटाया जाता था। यहाँ पे बता रहा है
कि जो हमको नालों के बगल में वो जो ढेर मिले हैं रेत के छोटे छोटे चाहे मलबे, तो इससे पता चलता है कि हमेशा जो नालों के बगल में जो कचड़ों को निकाला जाता था उनको हटाया नहीं जाता था। और ये जो विवरण हमको दिया गया है अर्नेस्ट मैके के द्वारा दिया गया है। और किस सोर्स में दिया गया है? अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन में 1948 में जो प्रकाशित हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दे रहा है कि जल निकासी प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये छोटी बस्तियों में भी मिली हैं। तो पूछ सकता है कि जल निकासी की सुविधा क्या शहरों में है कि छोटी बस्तियों में थी? तो छोटी बस्तियों में भी थी। उदाहरण के लिए यहाँ कह रहा है कि लोथल में आवासों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। तो यहाँ लोथल का एग्जाम्पल दिया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चले तो यहाँ दुर्ग के बारे में दिया है। दुर्ग वही जैसे मोहनजोदड़ो को आप देखे थे कि 2 हिस्सों में बांटा गया था, जो एक दुर्ग था और दूसरा निचला शहर। तो हम लोग जो पश्चिम में दुर्ग था उसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये निचला शहर था उसके मकान के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो दुर्ग के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो क्या कह रहा है कि दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन, यानी मतलब सामूहिक रूप से किसी आयोजन के लिए, या फिर जैसे मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो का हम स्नानागार देखते हैं तो उसका जो उपयोग होता था हमेशा धार्मिक अनुष्ठान के लिए, ज़्यादातर उसमें सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे। इसीलिए वैसे कह रहा है कि दुर्ग पर हमें ऐसी संरचना मिलती है जहाँ लोग किसी विशेष अवसर पर ही वहाँ जाते हैं, चाहे सार्वजनिक रूप से उनके उपयोग करने के लिए किया जाता था। जैसे देखिए यहाँ बता रहा है कि इनमें एक माल गोदाम, यानी जहाँ पर सामान को रखा जाए, इनमें एक माल गोदाम जो एक ऐसी विशिष्ट संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी के बने थे। अब देखिए कह रहे हैं कि हमको दुर्ग में एक माल गोदाम मिलता है, उसकी संरचना बहुत विशाल है, जिसको ईंटों से केवल निचला हिस्सा बना है, जबकि ऊपरी जो हिस्सा है वो लकड़ी से बना हुआ था। बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और अब देखिए बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे जो माल गोदाम था। और यहाँ पे एक बात हो रही है विशाल स्नानागार की। किसकी बात हो रही है? विशाल स्नानागार। ये भी एक तरह से सार्वजनिक उपयोग के लिए ही था। तो देखिए स्नानागार के बारे में क्या दिया है। देखिए हमें दुर्ग में एक माल गोदाम का उल्लेख यहाँ पर दिया है, दूसरा जो नाम आ रहा है वो विशाल स्नानागार का आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये आप यहाँ दुर्ग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे बाद में। कह रहे कि विशाल स्नानागार आंगन में बना। जो विशाल स्नानागार है, कह रहे यहाँ पर कि यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। तो जो विशाला स्नानागार है वो कैसा जलाशय है? तो एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। देखिए जो स्नानागार से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, खासकर मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। विशाला स्नानागार की बात कर रहा है, जो आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जिसके चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में सीढ़ियाँ बनी थी। अब देखिए जलाशय में जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भागों में क्या बनी है? सीढ़ियाँ बनी है। ठीक है, जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग इसे जलबद्ध किया गया था। अब देखिए जलाशय के किनारों पर ईंटें को जमा कर और जिप्सम के गारे का प्रयोग किया था, क्योंकि ये जल्दी मतलब ख़राब नहीं हो सके, नष्ट नहीं हो सके। कह रहे कि इसके 3 ओर कक्ष बने हुए थे, और जो ये जलाशय है मतलब जो स्नानागार है, इसके जो तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं यानी कमरे बने हुए थे, जिनमें एक
कह रहे कि जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। अब 3 कक्ष में एक जो कक्ष था उसमें एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। और जो जलाशय था उसका जो पानी एक बड़े नाले में बह जाता था, क्योंकि मान लीजिए कि स्नानागार है तो उसका पानी हमेशा चेंज होता रहना पड़ेगा, नहीं तो गंदा हो जाएगा तो लोग उसमें स्नान नहीं कर पाएंगे। तो उसका पानी एक जलाशय से मतलब जलाशय का पानी निकल कर नाले में चला जाता था। कह रहे कि इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। अब देखिए कि इस स्नानागार के उत्तर में दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। स्नानागार एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। अब देखिए जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है उसके बगल में उत्तर में बता रहे कि 8 छोटे छोटे स्नानागार हैं और गलियारे के जो दोनों ओर हैं वो 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियाँ गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में जाकर मिलती थी। तो देखिए स्नान घर का जो पानी है वो नालियों के माध्यम से गलियारे के साथ जुड़ी हुई हैं। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया है कि यहाँ पे दुर्ग में जो माल गोदाम था तथा स्नानागार के अतिरिक्त और अन्य संरचनाएं भी हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि इस मैप में कि क्या स्नानागार और माल गोदाम के सिवा अन्य भी मतलब संरचनाएं हैं। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विशाल आंगन है। यहाँ पे आप दैवीय मार्ग देख सकते हैं। यहाँ पे पूर्वी द्वार दिया है और यहाँ पे आप दैवीय मार्ग देख सकते हैं। यहाँ पर विशाल स्नानागार, यहाँ पे देखिए महाविद्यालय भी दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे माल गोदाम दिया गया है, यहाँ पर सीढ़ियाँ दिया गया है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या केवल वहाँ माल गोदाम में नहीं, यहाँ पे और सारी चीज़ें भी दिया गया जो दुर्ग में मिले हैं हमको। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था दुर्ग के बारे में। दुर्ग में हमने माल गोदाम को देखा और दूसरा हमने यहाँ के स्नानागार को देखा। स्नानागार में हमने देखा कि ये चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ है और इसके उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसके उत्तर में जो गलियारे थे उसमें आपको छोटे छोटे 8 स्नानाघर मिलते हैं और दोनों गलियारे की ओर 4-4 मतलब 2 गलियारे हैं, एक तरफ 4 और एक तरफ 4 स्नानाघर मिलते हैं। और जो प्रत्येक स्नानघर है उनकी जो नालियाँ है वो गलियारों के साथ नाले में जाकर मिलती है, जिससे जल निकासी की सुविधा मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो स्नानागार से क्वेश्चन हर हाल में पूछता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है कि सामाजिक भिन्नता का अवलोकन। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, उनमें क्या अंतर है, और उनके सावधान पढ़ेंगे कि कैसे उस शव को जलाते या दफनाते थे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला जो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।